Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Yeah, sir. चलिए कंटिन्यू करें अब. लेट्स मूव फर्दर. क्या हुआ था लास्ट आपका टॉपिक? अर्पित, एक डाउट था. ओके अर्पित, बोलिए. अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको. थैंक यू ऋषभ. थैंक यू. थैंक यू. Thank you. Thank you, all of you. Thank you very much. God bless you all. Thank you. जी अर्पित बोलिए. हेलो हाँ अर्पित बोलिए. सर, मुझे ये डाउट था कि जैसे अपन ने पिछले प्रोग्राम्स जो बनाए थे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स और इनफिक्स टू प्रीफिक्स के लिए, उसमें अपन ने प्रीसीडेंस फंक्शन से सिर्फ 1 या 0 रिटर्न करवा लिया था. तो ठीक है. फिर कन्वर्ट के अंदर से ही अपन ने अकॉर्डिंगली पुश या पॉप कर दिया था. हम्म. तो सर, अगर उसमें हम प्रीसीडेंस फंक्शन के अंदर से पुश या पॉप की कॉलिंग करके उन्हें कर सकते हैं क्या सर? फिर स्टैक पास करना पड़ेगा आपको एज एन आर्गुमेंट. हाँ सर, तो मतलब सर बेसिकली ये डाउट था कि जैसे हम प्रीसीडेंस में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स पास कर रहे हैं, हम्म. तो उस प्रेसिडेंस फंक्शन के अंदर से हम पुश या पॉप को कॉल करके उसमें पॉइंटर मतलब स्टैक पॉइंटर पास करके कर सकते हैं काम. हाँ बिल्कुल कर सकते हैं. प्रेसिडेंस को फिर आपको स्टैक का एड्रेस पास करना पड़ेगा. हाँ सर, तो मतलब आउटसाइड वाला फंक्शन और इनर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में कोई कोरिलेशन या लिमिटेशन नहीं होती कि अगर बाहर वाला कॉल बाय वैल्यू है तो अंदर वाला कॉल बाय एड्रेस नहीं हो सकता. बाहर अंदर किसको मान रहे हो आप? सर, बाहर जैसे प्रेसिडेंस वाला बाहर हो जाएगा जिसमें 2 कैरेक्टर्स पास हो रहे हैं एज आर्ग्यूमेंट, और और अंदर अंदर कौन है? पॉप पॉप या पुश जो भी हम कॉल कर रहे हैं उसके हाँ लिए है, हमें. ऐसा कुछ नहीं है. कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन हो गए ना ये. हाँ सर, कॉलिंग फंक्शन. हाँ तो कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन में कोई रिलेशन नहीं होता है नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स को लेकर. ओके आप सर. जिस फंक्शन के अंदर से कोई दूसरा फंक्शन कॉल करते हैं वो कितने भी आर्गुमेंट ले सकता है. बस जिसे कॉल करें उसको उतने आर्गुमेंट दें जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ना कम ना ओके ज्यादा. तो अगर ओके पुश सर. को चाहिए स्टैक और वेरिएबल तो आपको स्टैक और वेरिएबल देना पड़ेगा. यस सर, तो वो उनका आपस में कोई कोरिलेशन ही नहीं है आर्गुमेंट्स का कि कोई कोरिलेशन कॉलिंग नहीं है. फंक्शन बाय एड्रेस या कॉल फंक्शन. हाँ ओके सर. चलेगा. ओके. थैंक यू सर. सो हैप्पी बर्थडे. थैंक यू अर्पित. थैंक यू. चलिए बढ़े आगे. अब आते हैं एक्सप्रेशंस के लास्ट पार्ट पे. जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, आज हमारा टॉपिक होगा कन्वर्टिंग पैरेंथेसाइज्ड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. कन्वर्टिंग पैरेंथेसाइज्ड इनफिक्स टू पोस्टफिक्स. अगर आपके पास इनफिक्स एक्सप्रेशन में ब्रैकेट्स हैं यानी कि पैरेंथेसिस हैं, तब आप कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे पोस्टफिक्स में. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू फॉर योर विशेस. ठीक है, अब नोटिस करिए. ये मेरे पास, पहले हम इसका मैनुअल प्रोसेस देखते हैं, फिर इसमें हम स्टैक लेकर आएंगे. पहले हम मैनुअली करते हैं. इमेजिन करिए मेरे पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय c माइनस डी. अगर इसको मैं मैनुअली कन्वर्ट करूं इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, तो पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व होगा? जवाब दे. पहले लेफ्ट वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा, क्योंकि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट चलती है ब्रैकेट्स की. तो सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करेंगे. ये जब सॉल्व होगा तो a प्लस बी बन जाएगा ए बी प्लस, मल्टीप्लाई अपनी जगह रहेगा, c माइनस डी अपनी जगह रहेगा. ठीक है. फिर उसके बाद c माइनस डी वाला पार्ट सॉल्व होगा. जब ये सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा ए बी प्लस मल्टीप्लाइड बाय, ये हो जाएगा हमारा सी डी माइनस. और अल्टीमेटली आप नोटिस करें तो फिर लास्ट में ये दो ऑपरेंड्स होंगे और स्टार ऑपरेटर होगा. इसका फाइनल रिजल्ट जैसा आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं बनेगा ए बी प्लस सी डी माइनस इंटू. बनेगा? जल्दी बोलिए. करेक्ट. आगे बढ़े.
अब एक एक्सप्रेशन आप ट्राई करिए मैनुअली, फिर मैं आपको इसमें स्टैक का यूज बताता हूं कैसे करेंगे। तो एक्सप्रेशन है a इंटू ब्रैकेट ओपन b प्लस सी, बल्कि अंदर भी एक ब्रैकेट डाल देता हूं, b प्लस अगेन ब्रैकेट ओपन c माइनस डी ब्रैकेट क्लोज अपॉन e ब्रैकेट क्लोज मॉड्यूलो डिवीजन g। बनाइए जरा इसका पोस्टफिक्स, वो बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। इसका पोस्टफिक्स बनाइए और बताइए क्या आंसर आ रहा है। बन पा रहा है? बिल्कुल सही, परफेक्ट। इसको एक बार सॉल्व कर लें। एक्सप्रेशन में सबसे पहले अगर आप नोटिस करें तो इनर ब्रैकेट सॉल्व होगा, राइट। इनर ब्रैकेट इज c माइनस डी। पहले कंपाइलर या एज अ प्रोग्रामर आप भी इसी को सॉल्व करेंगे, राइट। तो बाकी पार्ट रहेगा एज इट इज, a इंटू ब्रैकेट ओपन b प्लस c माइनस डी बन जाएगा सी डी माइनस अपॉन फॉलोड बाय e ब्रैकेट क्लोज मॉड्यूलो डिवीजन g। ठीक है। अब इसके बाद अगर आप सर्कल आउट करें तो a एक ऑपरेंड होगा, b दूसरा ऑपरेंड होगा, सी डी माइनस तीसरा ऑपरेंड होगा, e चौथा और g पांचवा। अब पहले कौन सॉल्व होगा, जल्दी जल्दी बोलिए। अब अपॉन वाला पार्ट सॉल्व होगा, ब्रैकेट के अंदर अपॉन। तो ये हो गया a इंटू ब्रैकेट ओपन b प्लस सी डी माइनस अपॉन ई बन जाएगा सी डी माइनस ई अपॉन ब्रैकेट बंद मॉड्यूलो डिवीजन जी। सो ए एक ऑपरेंड, बी दूसरा ऑपरेंड, सी डी माइनस ई अपॉन तीसरा और जी चौथा। इसके बाद ये हो जाएगा ए इंटू बी प्लस और सी डी माइनस ई अपॉन, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे बी सी डी माइनस ई अपॉन प्लस मॉड्यूल डिवीजन जी। ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो गया। नाउ दिस इज ए, दिस इज सेकेंड एक्सप्रेशन, दिस इज थर्ड। पहले कौन होगा इनटू और मॉड में, जल्दी जल्दी बोलिए। ऑब्वियस सी बात है पहले इनटू, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में इनटू पहले आ रहा है। तो ये हो गया हमारा ए बी सी डी
माइनस ई अपॉन प्लस फॉलोड बाय इनटू मॉड जी। ये पूरा होगा एक, ये होगा, ये पूरा होगा एक एलिमेंट, ये होगा दूसरा। फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए बी सी डी माइनस ई अपॉन प्लस इंटू जी मॉड। यही आ रहा है आप लोगों का भी? चलिए, ये तो हुई बात मैनुअल प्रोसेस की। ठीक है, अब इस पूरे में स्टैक कैसे यूज होगा इसको समझिए ध्यान से। कंपाइलर का ये कहना है, या यूं कह लीजिए एल्गोरिदम का ये कहना है कि जब आप एक इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें, पैरेंथेसिस वाली इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करें, तो आप बिल्कुल सब कुछ पहले जैसा करें। लेफ्ट टू राइट चलें, ऑपरेंड को एरे में कॉपी करें, ऑपरेटर को स्टैक में पुश करें, प्रेसिडेंस देखते हुए सब कुछ नॉर्मल करें। कब तक? तब तक जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए। जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आए, आप बिना कोई प्रेसिडेंस चेक करे हुए ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश कर दें। जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट आए, बिना किसी प्रेसिडेंस चेकिंग के ओपनिंग ब्रैकेट को स्टैक में पुश कर दीजिए। उसके बाद आगे बढ़िए और देखिए पहला ऑपरेटर जो भी आ रहा है ओपनिंग के बाद, उसे भी स्टैक में पुश कर दीजिए। फिर सुनिए ध्यान से मेरी बात। एल्गोरिदम कहती है आपकी इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करिए, सब कुछ वैसे ही करिए जैसे आप नॉर्मली करते थे, तब तक जब तक ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए। जैसे ही इनफिक्स एक्सप्रेशन में ओपनिंग ब्रैकेट दिखे, आप इसे सीधे पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर। यानी ये देखना ही नहीं है कि स्टैक में कौन है कौन नहीं है, प्रायोरिटी क्या है क्या नहीं है, ओपनिंग आते ही उसे पुश कर देना है। उसके बाद जो पहला ऑपरेटर आएगा ओपनिंग के बाद, जो भी पहला ऑपरेटर आएगा, चाहे वो माइनस हो, प्लस हो, डॉलर हो, अपॉन हो, इनटू हो, कुछ भी हो, उसे भी आपको स्टैक में कर देना है पुश। उसके बाद सब कुछ आप नॉर्मली चलाइए, सब कुछ नॉर्मली चलाइए। कब तक नॉर्मली चलाइए? जब तक आपको क्लोजिंग ब्रैकेट ना मिल जाए। जैसे ही आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिले, आप रुक जाइए, पॉज हो जाइए, स्टैक से एक एक ऑपरेटर को पॉप कीजिए, पोस्टफिक्स एरे के अंदर कॉपी करते चलिए, तब तक जब तक ओपनिंग ब्रैकेट पॉप ना हो जाए। जैसे ही ओपनिंग ब्रैकेट पॉप हो, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को कर दीजिए डिस्कार्ड और आप बढ़ जाइए आगे की तरफ। आप उठाइए अगला एलिमेंट अपनी इनफिक्स एक्सप्रेशन से। मैं फिर दोहराता हूं पूरी लंबी कहानी। आप लेफ्ट टू राइट स्कैन करेंगे इनफिक्स को, सब कुछ नॉर्मल चलेगा। कब तक नॉर्मल चलेगा? कब तक नॉर्मल चलेगा? जब तक ओपनिंग नहीं आता है तब तक नॉर्मल चलेगा। ओपनिंग आने पे क्या करना है? ओपनिंग आने पर उसको स्टैक में पुश कर देना है, बिना किसी ऑपरेटर प्रेसिडेंस को चेक करे हुए, बिना कुछ और सोचे हुए, सीधा पुश कर दीजिए स्टैक के अंदर। उसके बाद जो पहला ऑपरेटर आएगा, ओपनिंग के बाद जो भी पहला ऑपरेटर आएगा, उस ऑपरेटर को भी स्टैक में पुश कर देना है आपको। जो भी पहला ऑपरेटर आएगा उसे भी स्टैक में पुश कर देना है आपको। उसके बाद फिर नॉर्मल चलिए, तब तक जब तक क्लोजिंग ब्रैकेट ना आ जाए। जैसे ही क्लोजिंग आए, रुक जाइए, स्टैक से पॉपिंग शुरू करिए। जो जो ऑपरेटर आते जाएं, उन्हें आप अपने पोस्टफिक्स एरे में कॉपी करते जाइए। कब तक? जब तक स्टैक से ओपनिंग ब्रैकेट बाहर ना आए। जैसे ही स्टैक से ओपनिंग ब्रैकेट बाहर आए, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों को डिस्कार्ड कर दीजिए और बढ़ जाइए आगे। डिस्कार्ड कर दीजिए मतलब? बोलिए बोलिए, डिस्कार्ड कर दीजिए मतलब? डिस्कार्ड कर दीजिए मतलब मनीष डिलीट नहीं करना। डिस्कार्ड कर दीजिए मतलब ना ओपनिंग जाएगा एरे में, ना क्लोजिंग जाएगा स्टैक में, ना कहीं और। आ रही है बात समझ? ओपनिंग को एरे में नहीं भेजना, क्लोजिंग को स्टैक में नहीं भेजना, मतलब इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाइए।
हाँ, उसका यूज नहीं करना है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्कार्ड कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करें अब इस एल्गोरिदम को इस एरे के ऊपर स्टार्ट करें, स्ट्रिंग के ऊपर, तो समझ में आएगा आपको चीजें काम कैसे कर रही हैं। ठीक है, तो अब अपन इसी एक्सप्रेशन को, पहले एक छोटी वाली एक्सप्रेशन लेते हैं, फिर बड़ी वाली एक्सप्रेशन लेते हैं, दोनों को सॉल्व करते हैं। तो पहले छोटी एक्सप्रेशन से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेशन है ब्रैकेट में a प्लस बी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले करी है, मल्टीप्लाइड बाय c माइनस डी। ठीक, अब आप इस एक्सप्रेशन को करवाइए सॉल्व। एलिमेंट, स्टैक और पोस्टफिक्स एरे। ठीक है, सबसे पहले आते हैं एलिमेंट पे। तो आया ओपनिंग ब्रैकेट। क्या लगता है एल्गोरिदम क्या कहती है, क्या करें? वेरी गुड, पुश कर दीजिए। ठीक, फिर इसके बाद आया ए कौन है? ऑपरेंड है, भेज दीजिए पोस्टफिक्स एरे में। फिर आया प्लस, क्या करें प्लस का? वेरी गुड, प्लस पुश होगा। प्लस क्यों पुश होगा? क्योंकि वो प्लस है? नहीं, वो प्लस की जगह कुछ भी होता तो पुश होता, क्योंकि वो ओपनिंग के बाद का पहला ऑपरेटर है, इसलिए पुश होगा। तो ओपनिंग के बाद प्लस, यहां अभी भी रहेगा ए। फिर आएगा बी। ओके, बी ऑपरेंड है, यस, तो ओपनिंग और प्लस, और ये हो जाएंगे ए बी। फिर आएगा क्लोजिंग। ओके, क्लोजिंग का क्या? क्लोजिंग आते ही पॉपिंग स्टार्ट कीजिए। कितने ऑपरेटर पॉप होंगे? दो ऑपरेटर पॉप होंगे। कौन कौन? प्लस और ओपनिंग ब्रैकेट। इसमें से प्लस सॉरी, प्लस तो लग जाएगा पोस्टफिक्स एरे में, लेकिन ओपनिंग ब्रैकेट ना एरे में आएगा, ना स्टैक में आएगा, ना ही क्लोजिंग कहीं जाएगा। राइट, तो बीच में स्टैक एम्प्टी हो जाएगा। जी, बीच में स्टैक एम्प्टी भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर आएगा स्टार। स्टार पहला ऑपरेटर है खाली स्टैक का, यस, एम्प्टी स्टैक का पहला ऑपरेटर है, तो याद कीजिए, पुश करते हैं आप, स्टैक अगर खाली है तो ये रहेगा ए बी प्लस। आगे बढ़ते हैं। फिर अपन को मिलेगा एनदर ओपनिंग ब्रैकेट। क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट है, एल्गोरिथम के अनुसार क्या करें इसका? इसको स्टार के ऊपर पुश कर दीजिए, और आपके पोस्टफिक्स एरे में क्या होगा? उसमें अभी भी रहेगा ए बी प्लस। फिर इसके बाद आएगा सी। सी ऑपरेंड है, तो यहां तो स्टार और ओपनिंग रहेंगे, यहां आ जाएगा ए बी प्लस सी। फिर आएगा माइनस। माइनस ऑपरेटर है, क्या करें माइनस का? पुश कर दें, क्योंकि वो पहला ऑपरेटर है ओपनिंग के बाद, पुश कर दीजिए, ये होगा ए बी प्लस सी। फिर आएगा डी, ऑपरेंड है, तो ये स्टार ओपनिंग माइनस, ये है ए बी प्लस सी डी। फिर आएगा क्लोजिंग। क्लोजिंग आते ही क्या करना है? पॉपिंग स्टार्ट करनी है। इसमें से पॉप कौन होगा? पॉप माइनस और ओपनिंग दोनों होंगे, लेकिन स्टैक में सिर्फ जाएगा माइनस, ओपनिंग स्टैक में नहीं जाएगा, ना ही क्लोजिंग कहीं जाएगा। स्टैक में क्या पड़ा रहेगा? स्टैक में पड़ा रहेगा स्टार। फिर एक्सप्रेशन खत्म हो गई, यस, सो स्टैक को खाली कर दीजिए, और स्टैक के ऑपरेटर्स एक एक करके पोस्टफिक्स एरे में कॉपी कर दीजिए। अब ऑपरेटर एक ही है, तो एक ही ऑपरेटर कॉपी होगा। यही हमारा आंसर था, ए बी प्लस सी डी माइनस इंटू। ठीक है, अब आते हैं एक बड़ी एक्सप्रेशन पे, जो आपने अभी अभी सॉल्व करी है। ए इंटू ब्रैकेट ओपन बी प्लस another bracket open c minus d bracket closed upon e bracket closed modulo division g।
एलिमेंट स्टैक पोस्टफिक्स। बताइए, सबसे पहले एलिमेंट आया ए, पुश होगा, सॉरी पोस्टफिक्स एरे में कॉपी होगा क्योंकि ऑपरेंड है। फिर आएगा मल्टीप्लाई, ये पुश हो जाएगा क्योंकि स्टैक खाली है, तो यहां रह जाएगा ए। फिर आएगा ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट है तो ऑब्वियस सी बात है पुश हो जाएगा, यहां ए ही रहेगा। फिर आएगा बी, राइट, बी क्या है, ऑपरेंड है, ये हो जाएगा स्टार और ओपनिंग, ये हो जाएगा ए बी। फिर आएगा प्लस, प्लस एक ऑपरेटर है तो ये हो जाएगा स्टार ओपनिंग, और प्लस पहला ऑपरेटर है तो पुश हो जाएगा, ये रहेगा अभी भी ए बी। फिर आएगा दूसरा ओपनिंग ब्रैकेट, गौर करिएगा ओपनिंग है तो बिना कुछ सेकंड थॉट दिए पुश कर दीजिए, ये अभी भी रहेगा ए बी। फिर इसके बाद आया सी, ऑपरेंड है तो ये होगा स्टार ओपनिंग प्लस ओपनिंग, इधर हो जाएगा ए बी सी। फिर आएगा माइनस, ऑपरेटर है, पहला ऑपरेटर है ब्रैकेट के बाद तो इसे भी कर दीजिए पुश, ये हो जाएगा ए बी सी। ठीक है, फिर बढ़िए आगे, एलिमेंट स्टैक पोस्टफिक्स। अब आएगा डी, क्या करें डी का, अभी डिस्कार्ड पे कहां गया, अभी तो डी आया है, डी आएगा तो सब वैसे ही चलेगा ना, ये यहां रहेगा और ये ए बी सी डी हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, अब जब क्लोजिंग आएगा तो पॉपिंग स्टार्ट होगी, गुड। उस पॉपिंग के बाद स्टैक में क्या रह जाएगा, इस पॉपिंग के बाद स्टैक में क्या रह जाएगा, स्टैक में रहेगा स्टार ओपनिंग प्लस, और यहां आ जाएगा ए बी सी डी, और जो आपने स्टैक से पॉप करा है, क्या पॉप करा है, माइनस, ब्रैकेट तो आने से रहा, ब्रैकेट तो हो जाएगा डिस्कार्ड। फिर इसके बाद हमें मिलेगा अपॉन, बाहर अपॉन है अंदर प्लस है, क्या होना चाहिए, बाहर अपॉन है अंदर प्लस है तो पुश होना चाहिए, ये हो जाएगा ए बी सी डी माइनस। फिर आएगा ई, ऑपरेंड है तो ये हो गया स्टार ब्रैकेट प्लस अपॉन, और ये हो गया ए बी सी डी माइनस ई। फिर आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट तो ये हो गया स्टार ओपनिंग प्लस अपॉन, ठीक है। क्लोजिंग के आने के कारण अब डिस्कार्डिंग स्टार्ट होगी, पॉपिंग स्टार्ट होगी, तो अपॉन और प्लस पॉप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए बी सी डी माइनस ई अपॉन प्लस, हो गया, और ये ओपनिंग भी डिस्कार्ड होगा, ये ओपनिंग भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है। स्टैक के अंदर स्टार रह जाएगा बस अकेला, जल्दी जल्दी बोलिए, स्टैक के अंदर सिर्फ रह जाएगा स्टार, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमें अगला एलिमेंट कौन मिल रहा है, मॉड, बाहर मॉड अंदर स्टार, क्या होना चाहिए, मॉड पॉप होना चाहिए, सॉरी स्टार पॉप होना चाहिए, मॉड पुश होना चाहिए, तो मॉड पुश हो जाएगा, और ये हो जाएगा ए बी सी डी माइनस ई अपॉन प्लस फॉलोड बाय स्टार, ऐसे ही होगा। फिर इसके बाद आएगा जी, यहां रहेगा मॉड, ये हो जाएगा ए बी सी डी
माइनस ई अपॉन प्लस स्टार जी। अल्टीमेटली एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी, स्टैक को आप खाली कर देंगे। फाइनल आंसर आएगा ए बी सी डी माइनस ई अपॉन प्लस इंटू जी फॉलोड बाय मॉड। क्लियर? राइट। अब इसका कोड आपको लिखना है, और ये वाकई में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इसे जरूर जरूर अटेम्प्ट करिएगा। हिंट मैं आपको दे देता हूं, कहां चेंज आएगा जब इसका कोड लिखेंगे तो? क्या लगता है आपको? जो आपने अभी तक कोडिंग करी है उसके हिसाब से अगर हम पैरेंथेसाइज इनफिक्स को हैंडल करें तो कोड में कहां चेंज आएगा? वेरी गुड रुद्रेश, चेंज आएगा सिर्फ कन्वर्ट में। नहीं, अनमोल प्रेसिडेंट्स को कॉल ही नहीं करेंगे हम प्रेसिडेंट्स को कॉल ही नहीं करेंगे ब्रैकेट आने पर। आप सोचो, दोनों ब्रैकेट पे बिहेवियर फिक्स है ना? याद करो, दोनों ही ब्रैकेट के लिए बिहेवियर फिक्स है ना? आपको ये नहीं पता है कि आपको इनटू मिलेगा तो आपको क्या करना है। हो सकता है इनटू मिले तो पुश करना पड़े, हो सकता है इनटू मिले तो पॉप करना पड़े, लेकिन आपको ये पता है कि आपको ओपनिंग मिलेगा तो क्या करना है, बताओ? ओपनिंग मिलेगा तो पुश ही करना है ना। तो क्या करना है प्रेसिडेंट्स को कॉल करके? जब ओपनिंग आ रहा है तो सीधे पुश कर दो। ऐसे ही अपन को पता है ना क्लोजिंग मिलेगा तो हमें क्या करना है, क्लोजिंग मिलेगा तो हमें पॉप करते जाना है लगातार। तो जब ये फिक्स है तो फिर अपन क्यों अननेसेसरी प्रेसिडेंट्स को रीडिजाइन करेंगे? तो जो चेंज आएगा, डिस्कार्ड कैसे करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे वेरिएबल की वैल्यू को आगे बढ़ाकर, उसको बोलते हैं डिस्कार्ड करना। हाँ, कन्वर्ट में ढेर सारे चेंजेस आएंगे, वो आपको करना है। जो भी चेंज आएगा वो कन्वर्ट में आएगा। तो वो ब्रैकेट के लिए थोड़ी करना होगा। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तब तो पॉप को कंपेयर करना होगा। क्यों कंपेयर करना होगा? कंपेयर कब करोगे आप? जब आपके पास बाहर कोई ऑपरेटर हो और स्टैक में कोई ऑपरेटर हो। और क्यों करना है आपको कंपेयर? क्या ओपनिंग ब्रैकेट आने पर कंपेयर करना है आपको कुछ? स्टैक के इंसर्ट में डाउट है? क्या डाउट है सुमित? स्टैक में इंसर्ट कहां से आ गया? स्टैक में तो पुश है ना, इंसर्ट कहां से आ गया उसमें? करो, अनम्यूट करो। क्या डाउट है आपको, बताओ? बोलिए सुमित। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर जो अपने पोस्टफिक की जो पहले वाला लॉजिक था इनफिक्स टू पोस्टफिक का, वो पूरा सेम रहेगा, उसमें एडिशनल ये लॉजिक लगेंगे? बिल्कुल। सर आपने जैसे बताया, अगर स्टेक में जो 2-3 कंडीशन है सर, उसमें एक कंफ्यूजन हो रहा है। जैसे इसमें फर्स्ट फर्स्ट टाइम में कोई से में पुश करना है, बाकी पॉप जो पॉप मतलब पॉप नहीं करना है। जैसे इसमें स्टेक पूरा एम्प्टी हो और अगर कोई सा फर्स्ट ऑपरेटर आएगा तो वो इंसर्ट हो जाएगा। वो तो पहले भी होता था। और सर इसमें जैसे पहले क्या जैसे करते थे? अगर स्टैक खाली हो और कोई ऑपरेटर आएगा तो क्या करते थे आप? पुश कर देते थे अगर अभी भी स्टेक वही कर नहीं रहे हैं। एम्प्टी। और जब ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो उसके बाद का सिर्फ पहला ऑपरेटर पुश होगा, बाकी हम्म के पोस्टफिक में कॉपी होंगे। हम्म बाकी पोस्ट और में कॉपी नहीं होंगे, फिर गलत। ओपनिंग के बाद जो पहला ऑपरेटर आएगा वो पुश होगा, और उसके बाद ओके सब कुछ नॉर्मल चलेगा। ओके सब कुछ नॉर्मल चलेगा। पॉपिंग की बात तो तब आएगी जब आपको क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, तब आप पॉप करना स्टार्ट करोगे। ओके। ओपनिंग ब्रैकेट के बाद पहला ऑपरेटर पुश होगा, बाकी सेम पोस्टफिक कन्वर्जन जैसा चलेगा, उसकी प्रेसिडेंस वगैरह कंपेयर करके। सब कुछ नॉर्मल चलेगा। तब तक ओके चलेगा नॉर्मल जब तक क्लोजिंग नहीं आता है। जब क्लोजिंग आ जाएगा तो फिर से पॉपिंग स्टार्ट हो जाएगी, फिर कोई प्रेसिडेंस ओके नहीं देखनी।
ओके सर। सर मान लो अगर अपने दो दो ओपनिंग ब्रैकेट है, दो क्लोजिंग, तो जो मिड वाला रहेगा क्लोजिंग, तो वो जो जब तक पॉप करेगा जब तक उसके वाला जो ओपनिंग ब्रैकेट ना आ जाए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। वेलकम। चलिए, बाकी सबको भी क्लियर हो गया? जो चेंज आएगा कन्वर्ट में आएगा। प्रखर को डाउट है? जी प्रखर, अनम्यूट कर रहा हूं आपको, बोलिए प्रखर। यस सर। जी सर ये बोले। जब मॉड्यूलस आया तो हमने हम्म उसे स्टार के ऊपर पुश क्यों नहीं किया? कहाँ की बात कर रहे हो बेटा? स्टार के ऊपर पुश क्यों नहीं किया? गुड सर ये क्वेश्चन। हाँ देखो, मॉड और इनटू प्रेसिडेंस किसकी बड़ी है? सर दोनों की सेम रहती है पर अंदर बहुत वाला बढ़िया, पॉप हो जाएगा। बस तो वही तो करा है अपन ने। तुम वही तो यस कह रहे सर। हो जो तुम पूछ रहे हो। दोनों की सेम रहती है पर यस अंदर सर वाला मुझे पॉप हो जाएगा, तो वही तो करा अपन ने। सर यहाँ पे से प्रेसिडेंस भी चेक करेंगे हर बार। कहाँ पर? स्टार और मॉड के केस में तो सर होगा ही मतलब ना प्रेसिडेंस चेक। यस सर। ये वाला केस तो नॉर्मली चल रहा है ना कि बाहर मॉड है और अंदर स्टार है, तो ये तो हमारा पुराना वाला ही केस है यस ना। उस केस में प्रेसिडेंस यस क्या रिटर्न करेगा जब हम उसको मॉड और स्टार भेजेंगे? प्रेसिडेंस हमें 0 रिटर्न करेगा, सर फिर हम इसको पॉप हाँ। करेंगे। ठीक यस है, सर। नेहा का क्या डाउट है? सर एक फंक्शन और बनेगा ना जो ये चेक करेगा कि स्टैक में कहीं ओपनिंग है क्या, क्योंकि जब तक ओपनिंग नहीं आएगा तब तक पॉप। तो ये तो हम कन्वर्ट में ही कर लेंगे ना नेहा। कन्वर्ट में जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तब हम क्या करना स्टार्ट करेंगे बताओ? अच्छे से सोच के जवाब दो, आपका लॉजिक क्या कहता है? क्या कहता है आपका लॉजिक? जैसे ही हमको कन्वर्ट में ओपनिंग मिलेगा हम पॉप करेंगे। वेरी गुड। एक बार करेंगे, मल्टीपल टाइम्स करेंगे? पॉप एक बार करेंगे कि मल्टीपल टाइम्स करेंगे? है ना, और वो मल्टीपल टाइम्स को करने के लिए एक लूप लगेगा कि नहीं? तभी तो पॉप मल्टीपल टाइम होगा। लगेगा। उस लूप में कंडीशन क्या होगी? उस लूप में कंडीशन क्या होगी? अगर मैं हिंदी में बोलूं तो कंडीशन होगी लूप तब तक चलाओ जब तक स्टैक से ओपनिंग ब्रैकेट पॉप ना हो जाए। बस, तो इसके लिए अलग से फंक्शन बनाने की क्या जरूरत है? कन्वर्ट में ही लूप लगेगा, लूप में कंडीशन लग जाएगी। खाली एक कंडीशन के लिए फंक्शन बनाना तो सही नहीं है ना। नहीं, स्टैक टॉप नहीं, पॉप ही करना पड़ेगा। अगर स्टैक टॉप नॉट इक्वल टू ओपनिंग लगा दिया आपने तो ओपनिंग पॉप होने से रह जाएगा। जैसे ही टॉस ओपनिंग पे पहुंचेगा लूप रुक जाएगा और ओपनिंग स्टैक के अंदर पड़ा रह जाएगा। जबकि एल्गोरिथम ने क्या बोला है? ओपनिंग को क्या करना है? एल्गोरिथम ने बोला है ओपनिंग को डिस्कार्ड करना है। यस मनीष, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद जो पहला ऑपरेटर आ रहा है वो सीधे पुश होगा, बाकी सब नॉर्मल वे में जाएंगे। उस पहले ऑपरेटर के बाद जितने भी ऑपरेटर आएंगे वो प्रेसिडेंस के अनुसार सेट होंगे। ठीक, बन जाएगा अब तो इतने सवाल जवाब के बाद। चलिए, तो इसका सूडो कोड लिख दूं मैं। सूडो कोड फॉर कन्वर्टिंग parenthesized infix to postfix. Rule number 1, scan the given infix expression. Scan the given infix expression from left to right
one character at a time, and proceed until the opening bracket arrives. As soon as the opening bracket arrives, push it in the stack. Also push the first operator that arrives after the opening bracket. Step 4. Again, proceed normally until a closing bracket arrives. Step 5. As soon as the closing bracket arrives, start popping the operators from the stack, comma, copy them in the postfix array, and stop when opening bracket is popped. Step 6. Discard both the brackets, that is, neither push the closing bracket in the stack nor copy the opening bracket in the array. 7th step. Again, proceed normally, and if another opening bracket arrives, then go to step 2. Repeat the above steps until the infix expression finishes. Finally, pop the remaining operators from the stack, comma, copy them in the postfix array, or step 10 is finish and return. क्लियर है सूडो कोड? सूडो कोड क्लियर है? चले आगे। चलिए, ये हुआ आपका स्टैक फिनिश। ठीक है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर, एंड दैट इज क्यू। ये एक्सरसाइज याद से करके लाइए, फिर मैं आपको देता हूं वो क्वेश्चन जो गूगल जैसी कंपनीज ने अपने इंटरव्यूज में पूछे हैं बेस्ड अपॉन स्टैक।
करने आपको अटेम्प्ट करेंगे? गूगल के इंटरव्यू क्वेश्चंस, गूगल के कोडिंग चैलेंजेस, ठीक है? तो ये वाला करके लाइएगा पहले, पैरेंथेसिस वाला, फिर मैं आपको दूंगा गूगल के क्वेश्चंस। ठीक है? तो हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ पॉपुलर क्वेश्चंस है जो गूगल या बाकी कंपनीज भी दूसरे दूसरे तरह से घुमा फिरा के आपसे पूछती हैं। उनमें से कुछ क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आपका बेस तैयार हो जाएगा उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं अपन आगे और बात करते हैं अपन नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की, दैट इज क्यू। अब जरा रिकॉल करिए और मुझे बताइए, एरे एक लीनियर और ऑर्डर्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है, यस और नो? होता है? एरे एरे जल्दी बोलिए, होता है नहीं? ठीक है। एरे में आप दोनों एंड से इंसर्ट और डिलीट कर सकते हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। इंसर्ट डिलीट इस एंड से भी अलाउड है, इंसर्ट और डिलीट इस एंड से भी अलाउड है। अगर एरे को आप कंपेयर करें स्टैक के साथ, तो स्टैक भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही होता है, लेकिन स्टैक का एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन होता है। होता है ऐसा? स्टैक का एक एंड क्लोज और एक एंड ओपन होता है, राइट? और क्योंकि स्टैक का एक ही एंड ओपन होता है, तो आप उसी एंड से स्टैक में डेटा पुश करते हैं और उसी एंड से डेटा स्टैक से पॉप करते हैं। करते हैं। अब ये जो क्यू है, ये स्टैक और एरे का मिक्सचर है। मिक्सचर में आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बिल्कुल एरे की तरह क्यू भी, याद रखिएगा, दोनों एंड से ओपन होती है। स्टैक दोनों एंड से ओपन होता है? नहीं, स्टैक तो एक एंड से क्लोज, एक एंड से ओपन होता है। क्यू दोनों एंड से ओपन होती है, बट क्यू के दोनों ही एंड्स दोनों ऑपरेशंस के लिए यूज नहीं होते हैं। एक एंड से आप करते हैं एक ऑपरेशन, दूसरे एंड से करते हैं आप दूसरा ऑपरेशन। यानी क्यू का जो आगे वाला एंड है, इस एंड से आप परफॉर्म करते हैं क्यू के अंदर इंसर्शन का ऑपरेशन, डिलीशन का ऑपरेशन। इस एंड से आप क्यू में परफॉर्म करते हो डिलीशन का ऑपरेशन, और जो इसका ऑपोजिट एंड है, वहां से आप क्यू में परफॉर्म करते हो ऑपरेशन ऑफ इंसर्शन। ओके, समझ आ रही है बात? ये वाला एंड जहां से आप डिलीशन करते हैं, ये क्यू की वोकैबुलरी में कहलाता है फ्रंट, और ये वाला एंड जहां से आप रिमूवल करते हैं, ये क्यू की वोकैबुलरी में कहलाता है रियर। इसका मतलब क्यू में कितने पॉइंटर्स होते हैं कंपेयर टू स्टैक? 2। यहां पॉइंटर में फिर बता दूं, सी वाले पॉइंटर की बात नहीं हो रही है। यहां पॉइंटर से मेरा सिर्फ मतलब है मार्कर। तो जैसे स्टैक में एक मार्कर होता है जिसका नाम टॉस होता है, क्यू के अंदर 2 मार्कर्स होते हैं, एक का नाम फ्रंट होता है, एक का नाम रियर होता है। फ्रंट एंड से आप क्यू में डेटा डिलीट करते हो, रियर एंड से आप क्यू के अंदर डेटा इंसर्ट करने का काम करते हो। समझ आ रहा है? ठीक है। तो अगर क्यू के डायग्राम्स ड्रॉ करे जाएं, तो नोटिस करिए, जब क्यू में कुछ भी नहीं होगा, यानी कि क्यू बिल्कुल खाली होगी, तो क्यू का जो डायग्राम या मेमोरी व्यू बनेगा वो कुछ ऐसा होगा। ये क्यू के अंदर एलिमेंट्स की जगह होगी, 0 1 2 3 4। ठीक है। क्यू बिल्कुल ब्लैंक होगी, एम्प्टी होगी। फ्रंट और रियर कहां होंगे? दोनों स्टार्टिंग पे होंगे। अब स्टार्टिंग में कहां, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग रियर को एम्प्टी क्यू में सेट करेंगे -1 पे, रिमेंबर दिस। और फ्रंट को एम्प्टी क्यू में
सेट करेंगे 0 पे। क्या यही कॉम्बिनेशन करना जरूरी है? तो जवाब है नहीं, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि रियर फ्रंट दोनों 0 पे सेट हो, आप ये भी कर सकते हैं दोनों -1 पे हो, जैसा चाहें। मैं जो करूंगा उसमें रियर -1 और फ्रंट को करूंगा 0। और जैसा आप इनिशियलाइजेशन करेंगे इन दोनों का, उसके हिसाब से आपके फंक्शंस के लॉजिक सेट होंगे। क्या कहते हैं? जिस तरह से आप इनको इनिशियलाइज करेंगे उस तरह से आप क्यू में इंसर्ट और डिलीट फंक्शंस का लॉजिक प्लान करेंगे। आप सपोज करिए मैं क्यू के अंदर पहला एलिमेंट इंसर्ट करता हूं, तो मैंने कॉल करा इंसर्ट 10। राइट, क्यू में पुश तो बोल नहीं सकते, इसलिए पुश की जगह हम लोग वर्ड यूज करेंगे इंसर्ट। तो जब आप क्यू के अंदर 10 इंसर्ट करेंगे तो गेस करिए कौन कहां पहुंच जाएगा? 10 इंसर्ट होने के बाद क्यू में किसे कहां पहुंचा दिया जाएगा? कुछ नहीं है, अपना लॉजिक उस हिसाब से हमको लिखना पड़ेगा। फ्रंट को 0 करने का बेनिफिट है कि आपको एलिमेंट डिलीट करने के लिए फ्रंट को मूव नहीं करना पड़ेगा, फ्रंट जहां होगा वही वाला एलिमेंट आप डिलीट कर पाओगे। बाकी मैंने बोला कोई लॉजिक ऐसा नहीं है कि हम फिक्स मान के चलें, वो हमारे जरूरत के मुताबिक हम सेट करेंगे, बट हम लोग एक फिक्स लेकर चलेंगे, रियर -1 और फ्रंट 0 पे चलेंगे। आप मुझे बताइए जब हम 10 इंसर्ट करेंगे तो कौन कहां आ जाएगा? फ्रंट तो पहले से ही 0 था, तो 10 इंसर्ट होने के बाद रियर भी आ जाएगा 0 पे। राइट, तो फ्रंट और रियर दोनों किधर सेट हो जाएंगे? फ्रंट और रियर दोनों सेट हो जाएंगे फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करने के लिए। और फर्स्ट एलिमेंट कौन है? फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा हमारा 10। आया समझ? राइट। अब फिर हमारा, अब ये कौन सा डायग्राम है? ये है अ क्यू विद 1 एलिमेंट। ये तब का डायग्राम है जब क्यू में एक एलिमेंट होगा। अ क्यू विद 1 एलिमेंट। इतना समझ में आया? अब सेकंड एलिमेंट पुश होगा तब क्या होगा? सेकंड एलिमेंट इंसर्ट होगा तब क्या होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही। जब आप 20 इंसर्ट करेंगे तो गौर करिए चेंज ये आएगा, क्योंकि आप इंसर्ट कर रहे हैं तो कौन मूव नहीं करेगा? इंसर्शन पे किसे मूव नहीं करते हैं? फ्रंट को। फ्रंट अपनी जगह पे बैठा रहेगा। इंसर्शन पे फ्रंट मूव नहीं होता, तो फ्रंट अपनी जगह पे बैठा रहेगा। फ्रंट की जगह क्या है? फ्रंट की जगह 0 है, फ्रंट यहीं बैठा रहेगा। रियर कहाँ आ जाएगा? रियर जंप लेकर 1 पे आ जाएगा, और जहां रियर होगा वहां पर आप अपना एलिमेंट डाल देंगे, तो हमारे केस में एलिमेंट आ जाएगा 20। समझ आया? सर फ्रंट 0 से आगे कभी नहीं जाएगा क्या? बिल्कुल जाएगा जब डिलीशन होगा। अभी देखो मनीष, ठीक है, इतना क्लियर है? दो एलिमेंट इंसर्ट होने के बाद का डायग्राम क्लियर है? ओके, ऐसे इमेजिन करिए ये हो गया हमारा डायग्राम ऑफ अ क्यूब विद 2 एलिमेंट्स। अ क्यूब विद 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब सपोज करिए हमारी क्यू टोटली फुल हो गई, तो बताइए जब क्यू टोटली फुल हो जाएगी तब कौन कहां पे होगा? क्यू 5 एलिमेंट्स की थी, टोटल फुल हो गई, तो कौन कहां पहुंचेगा? वेरी गुड। अगर क्यू टोटल फुल हो गई तो फ्रंट रहेगा 0 पे, रियर बढ़ते हुए पहुंच जाएगा
4 पे। जब ये स्थिति होगी तब हम मानेंगे Q is full. So this represents a full Q. ठीक है, आगे बढ़े। अब अगर इसके बाद मैं इस क्यू के अंदर अगला एलिमेंट स्टोर करने की कोशिश करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अब इस क्यू में डालने की कोशिश करता हूं 60, तो आप मानते हैं ओवरफ्लो आना चाहिए, आप कुछ मूवमेंट नहीं होना चाहिए क्यू में। अब अगर मैं इसमें कोई नया एलिमेंट स्टोर करूं तो क्यू की कैपेसिटी नहीं है कि वो उसे रख सके, तो मुझे मैसेज मिलना चाहिए इस केस में इंसर्ट 60 पे क्यू ओवरफ्लो, क्योंकि रियर 4 से आगे जा नहीं पाएगा, फ्रंट 0 पे फिक्स रहेगा अभी फिलहाल के लिए, तो ऐसी स्थिति में डेटा रखने की जगह ही नहीं है, तो प्रोग्राम को रिपोर्ट करना होगा क्यू ओवरफ्लो। क्लियर है? इसी तरह से जब आप इस क्यू में से डिलीशन करेंगे, ये इस समय आपकी क्यू का डायग्राम है। जीरो 1 2 3 4 क्यू के एलिमेंट्स हैं। क्यू में है 10 20 30 40 50। जब डिलीशन होगा तो क्यू में भी आप ये नहीं बताएंगे आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, ये फिक्स है, डिलीट वही होगा जिसको कौन पॉइंट कर रहा है, जिसको पॉइंट कर रहा है फ्रंट, उसी को क्यू से बाहर आना होगा, राइट? तो जब 10 डिलीट होगा तो क्योंकि 10 फ्रंट एलिमेंट है इसलिए उसे डिलीट करा जाएगा। इसके डिलीट होने के बाद क्या स्थिति हो जाएगी क्यू की? ध्यान दीजिएगा, 10 के डिलीट होने के बाद जो फ्रंट है वो बढ़ जाएगा आगे और वो पॉइंट करने लगेगा क्यू के नेक्स्ट सेल को। दैट मीन्स अब फ्रंट एलिमेंट कौन होगा? दैट मीन्स अब फ्रंट एलिमेंट कौन होगा? अब फ्रंट एलिमेंट हमारे लिए 20 होगा। ध्यान दीजिएगा, ना 20 विल बी आर फ्रंट एलिमेंट। तो ये किसका डायग्राम है? ये क्यू का डायग्राम है आफ्टर डिलीटिंग फ्रंट एलिमेंट। जब क्यू में से आप फ्रंट एलिमेंट डिलीट कर देंगे तो दिस विल बी द डायग्राम ऑफ द क्यू। समझ आ गया? क्लियर है डायग्राम्स? तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी करनी है अपन को प्रोग्रामिंग, राइट? ये डायग्राम्स आपको ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म करने हैं उसका आइडिया दे रहे होंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर इन्हें कोड में करना है अपन को कन्वर्ट। तो स्क्रीनशॉट्स ले लें आप। कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में ट्री और ग्राफ और लिंक लिस्ट ये आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे, और कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट होती हैं। डेटा स्ट्रक्चर तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा यूज करोगे, वो जैसा क्वेश्चन देंगे वैसा आपको डेटा स्ट्रक्चर यूज करना होता है। एक बार फुल होने के बाद डिलीट करके हम डबल इंसर्ट नहीं कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन लीनियर क्यू में नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हम क्यू को सर्कुलर करेंगे। वही लीनियर क्यू का ड्रॉबैक है जो सर्कुलर से दूर होगा। वेक्टर कहां यूज करते हैं आदर्श? वेक्टर स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है। वेक्टर डेटा स्ट्रक्चर आपको लैंग्वेज बना के देती है। वेक्टर भी एक तरीके का एरे होता है, बस एक ऐसा एरे जो डायनेमिक है, जिसमें आप जितना चाहें उतना डेटा स्टोर कर लें। वेक्टर बिल्कुल एरे की ही तरह होता है, बस एक ऐसा एरे जो नेचर वाइज डायनेमिक है और उसमें आप जितना चाहें उतना डेटा स्टोर कर लें। दैट इज वेक्टर। क्लियर?
आप जावा में आते हैं तो जावा में वेक्टर का आपको एरे लिस्ट बन के मिलता है, C++ में आपको ये वेक्टर के तौर पे मिलता है। तो वेक्टर स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, इट्स अ डेटा स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज इंप्लीमेंट करके आपको देती है जब भी आपको डायनेमिक एरे की जरूरत हो। दिस इज पेज 1 and 2। यही अर्पित डिस्कस करना है अपन को। ये जो आप कह रहे हो ना, ये अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, और यही करने के लिए फिर हम क्यू को लीनियर क्यू से कन्वर्ट कर देंगे सर्कुलर क्यू में। एक लेक्चर वेट कर लीजिए, सारे पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी सामने आपके। ठीक, तो आइए नेक्स्ट लेक्चर क्यू का लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट। ओके, बाय बाय, टेक केयर।